दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते। शिक्षा का एक काम, एक उद्देश्य समय और परिस्थितियों की मांग पूरी करना ये भी है। जहाँ उसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, वहाँ ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वर्तमान की जो समय की मांग है, जो वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं, उसको पूरा करने का काम भी शिक्षा करती है। उसको ध्यान में रखते आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, उसकी जैसी मांग है, जैसी आवश्यकता है, उसको पूरा करने की दृष्टि से और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसके जो निर्देश हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए विद्या भारती के हम सब कार्यकर्ता जहाँ भारत केंद्रीय शिक्षा का काम पहले से भी कर रहे हैं, आगे भी करने वाले हैं, वहीं भारत वैश्विक ज्ञान का केंद्र बने और उसके लिए जो भी आधुनिकतम तकनीक है, जो दुनिया अपना रही है, उससे आगे बढ़कर हम विश्व का मार्गदर्शन कर सके शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में। इन सब को ध्यान में रखते हुए इस कोरोना के संकट काल में भी ऐसी चुनौती को स्वीकार करते हुए विद्या भारती के वरिष्ठ मार्गदर्शकों के माथे के बल पर इस परिसर में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उच्च तकनीकी सूचना संवाद केंद्र की स्थापना हुई है, जिसके अंतर्गत तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण पक्ष है डिजिटल लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग, उसके लिए हमारी तैयारी, इसलिए आने वाले दिनों में भी शिक्षा में तकनीकी एक बहुत बड़ा रोल, ये भूमिका अदा करने वाली है। इन सबको ध्यान में रखकर यहाँ पर एक केंद्र की स्थापना हुई है। उसकी पीछे की पृष्ठभूमि का परिचय हम सबको मिलेगा, परंतु हमारे आचार्य, हमारे प्रधानाचार्य, हमारे कार्यकर्ता इस दृष्टि से सिद्ध हों, सन्नद्ध हों, प्रशिक्षित हों इस काम को करने के लिए। जैसे थोड़ा कोरोना काल में राहत मिली, तैसे हम लोगों ने ऐसे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया है। आज पिछले 2 अक्टूबर को ही कानपुर प्रांत के चयनित ऐसे 35 आचार्य बंधु बहनों का ये डिजिटल लर्निंग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में पूरा हुआ है। कल सायंकाल आप सब बंधु, हमारे काशी प्रांत के चयनित ऐसे 36 बंधु और एक प्रधानाचार्य, उनकी संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजन के लिए प्रशिक्षण के ऐसे 37 बंधु यहाँ उपस्थित हैं। आगामी 5 दिनों तक इस संस्थान में रहकर वह ऑनलाइन टीचिंग का, डिजिटल लर्निंग का एक सघन अभ्यास करेंगे। हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए, अपना प्रेरक सानिध्य देने के लिए जो वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, उनका परिचय करने के लिए, इस संपूर्ण काम को खड़ा करने का जिनको श्रेय जाता है, ऐसे विद्या भारती के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख आदरणीय सौरभ मिश्र से मैं आग्रह करता हूँ कि वो आएँ और इस केंद्र के पीछे की पृष्ठभूमि, स्थापना के और उसके उद्देश्यों के संबंध में भी हमारा सबका परिचय कराएं। आदरणीय सौरभ जी। प्रोफेसर रज्जू भैया का जो ये केंद्र बनाया गया है, आप सभी के पास मोबाइल होगा। मोबाइल पे आपको एक लिंक भेजा गया है।
उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है वो आपको लाइव दिख रहा है, आप यहाँ देख रहे हो, या वापस जब आप जाएंगे अपने विद्यालय में तो जैसे यहाँ देख रहे हैं वैसे ही वहाँ देख रहे होंगे। ये जितने कैमरे इस समय काम कर रहे हैं ये लाइव ब्रॉडकास्ट में आपको दिखा रहे हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट कैसे होता है ये तो अमिताभ जी और डिटेल में समझाएंगे, लेकिन जो कुछ भी हम यहाँ बोल रहे हैं अभी इस समय, ये सारी चीज़ें कैमरों के माध्यम से हमारे सर्वर तक जा रही हैं, सर्वर से उपग्रह तक जा रही हैं, उपग्रह से वापस आ रही हैं, तब आपके मोबाइल पे दिख रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया में उपग्रह से वापस आपके मोबाइल तक आने में लगभग 20 सेकंड से 25 सेकंड का समय लगता है। इसलिए जो कुछ आप यहाँ देखेंगे सामने और जो आपके मोबाइल पे दिखेगा उसमें 20 से 25 सेकंड का गैप होगा। तो ये पहला परिवर्तन जो आपको यहाँ आने पे दिखेगा अब, कि जब भी जो भी प्रशिक्षण होगा वो प्रशिक्षण हर समय सारे विद्यालयों के सारे आचार्य देख पाएंगे, क्योंकि इसका लिंक LMS में भी शेयर कर दिया जाएगा और LMS के माध्यम से हमारे सारे विद्यालय जो 1088 विद्यालय हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, वो इस लिंक को अपने सारे टीचरों तक, आचार्यों तक, सारे छात्रों तक, सब जगह जैसे ही शेयर कर देंगे वो सारे लोग इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। तो सबसे बड़ा परिवर्तन आपको ये दिखेगा कि आप 24 घंटे पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। अभी इस कार्यक्रम के दौरान ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट है इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है, और ये परिवर्तन हम लोगों ने कोरोना काल में ही किया। LMS ऐप जिसके प्रशिक्षण के लिए आप आए हैं उसमें सारी सुविधाएं हैं। एक वर्चुअल स्कूल है। वर्चुअल स्कूल का मतलब ही होता है कि एक ऐसा विद्यालय जिसमें हर कोई अपनी जगह पे होगा, लेकिन पढ़ाई वैसे ही हो रही होगी जैसे फिजिकल स्कूल में होती है, जो आप लोग अभी तक कराते रहे हैं। सामने छात्र होता है, आचार्य ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, छात्र हाथ उठा के जो भी प्रश्न पूछेगा उसका आप जवाब देंगे। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड की जगह सुपर स्मार्ट बोर्ड हैं जो बहुत ही अच्छी तकनीकी से युक्त हैं। वर्तमान में किसी के पास इस तरह का टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड सेटअप नहीं है। इस टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड सेटअप में आप उतनी गति से पढ़ा सकते हैं जो पहले आप 4 क्लासेज में पढ़ाते रहे होंगे, अर्थात एक चैप्टर अगर 4 दिन में समाप्त करते रहे होंगे तो इसमें स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाने में वो 1 दिन में कवर हो जाएगा। उसका कारण क्या होता है? आचार्य को मेहनत बराबर करनी पड़ती है। आचार्य को पहले PPT बनाने का प्रशिक्षण लेना होगा, पूरे चैप्टर को कुछ शब्दों में पावर पॉइंट के माध्यम से तैयार करना पड़ेगा कंप्यूटर पे। वो जो चैप्टर आप तैयार कर लेंगे वो स्मार्ट बोर्ड पे पहले लगा दिया जाएगा। तो आपको जो बोर्ड पे लिखने का समय लगता था, 4 लाइनें आपको लिखनी है तो 5 मिनट लिख रहे हैं आप, वो समय बच जाता है। इसके लिए आपको बहुत अच्छा PPT बनाना पड़ेगा। उसमें ऑडियो विजुअल, फोटोग्राफ, तरह तरह के इंसिडेंट, पुराने फोटोग्राफ सब लगाने पड़ेंगे। PPT की शुरुआत में आपका भी फ़ोटो होगा, आपका नाम होगा, आपका अनुभव होगा, आपकी योग्यता होगी, और उस समय जो आप पढ़ा रहे होंगे वो दुनिया के कोने कोने में देखा जाएगा। तो इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि एक विद्यालय में पढ़ाना अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब है। आचार्य के लिए हर समय एक चैलेंज होता है, क्योंकि बच्चों को समाज के लिए तैयार करना है, उनकी हर गतिविधि पे नज़र रखनी है, तो वो एक चैलेंजिंग जॉब है। लेकिन उसमें आप कुछ बच्चों के साथ में दिख रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको पूरी दुनिया देखेगी, तो आपको हरदम इतना सचेत रहना पड़ेगा कि आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए।
क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस के साथ विद्या भारती का क्रेडेंशियल भी जुड़ जाएगा और आप जितना अच्छा सीख के जितना अच्छा वीडियो तैयार करेंगे उतना अच्छा हमारी भी छवि होती है, विद्या भारती की छवि होती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होगा कि आप यहाँ पे प्रशिक्षण लेंगे, प्रशिक्षण लेने के बाद जो आपके स्टूडियो में नोट्स तैयार होंगे उनके साथ में अन्य आचार्यों का कैसा अनुभव होगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि रज्जू भैया उच्च तकनीकी केंद्र ने 3 टियर टीचिंग की बात शुरू की है। अब हम लोग 3 स्तर पे पढ़ाई करा रहे हैं। पहला स्तर होगा जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं वो हमारे इसी केंद्र से जो ऊपर बनाया गया है वहाँ से पढ़ाएंगे। जो विषय यहाँ से पढ़ाया जाएगा वो विषय हमारे सारे विद्यालय उस समय पढ़ रहे होंगे और विद्यालयों के आचार्य भी उस विषय को पढ़ रहे होंगे। तो हमारा फर्स्ट लेयर क्या हुआ कि हमारे विद्या भारती के सर्वश्रेष्ठ आचार्य सेंट्रल स्टूडियो से पढ़ा रहे हैं, उसको सुन के विद्यालय के आचार्य उसी सब्जेक्ट के जो होंगे वो भी अपग्रेड हो रहे हैं। जो प्रशिक्षण हम लोग फिजिकल कराते थे वो प्रशिक्षण चैप्टर वाइज नहीं हो सकता था, लेकिन अब ये प्रशिक्षण हर चैप्टर के हिसाब से है। उद्देश्य प्रशिक्षण का हरदम यही रहता है कि हमारे टीचर अपग्रेड हों, लेटेस्ट जो भी कुछ परिवर्तन हुए हैं उनसे उनकी जानकारी मिले और उस लेटेस्ट के साथ में अपग्रेडेड वर्जन के साथ में वो निरंतर नए नए तरीक़ों से विद्यार्थियों को पढ़ाएं। जैसे ही स्टूडियो का लेक्चर समाप्त होगा विद्यालयों के आचार्य अपने छात्रों को, उनकी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे 40-45, उनको वो होमवर्क देंगे उस चैप्टर से संबंधित, उनको नोट्स देंगे, पॉइंट टू रिमेंबर उनको भेजेंगे और होमवर्क के साथ साथ कुछ प्रश्न भी भेजेंगे जो अब पिछले 2-3 सालों में उस चैप्टर से संबंधित आए हों। जब ये सारे विद्यार्थी के पास पहुंचेंगे तो उसको एक निश्चित समय दिया जाएगा। जैसे आज होमवर्क दिया, आपने कहा परसों जमा करना है, तो परसों तक सारे विद्यार्थी होमवर्क जमा करेंगे। हर आचार्य को अपने डैशबोर्ड में, LMS में डैशबोर्ड सबको मिला हुआ है। विद्यालय का डैशबोर्ड अलग है, विद्यार्थी का डैशबोर्ड अलग है, टीचर का डैशबोर्ड अलग है। डैशबोर्ड में ही आप लोगों को दिख जाएगा कि कितने बच्चों ने होमवर्क जमा किया, कितनों ने नहीं जमा किया, और उसे देख के आप होमवर्क की जांच करेंगे। जांच करके उसमें ग्रेड देना या नंबर देना, जो भी प्रक्रिया जिस विद्यालय की होगी वो दिया जाएगा और विद्यार्थी को तुरंत दिखने लगेगा कि उसको कितने नंबर मिले या कौन सा ग्रेड मिला। इसके अलावा हम लोगों ने इसी ऐप के माध्यम से सारे तरह का स्कूल का सिस्टम ऑपरेट कर दिया है, जिसमें अटेंडेंस भी लगेगी। अभी विद्यालयों में केवल आने की अटेंडेंस लगती है विद्यार्थियों की, प्रेजेंट एक बार क्लास टीचर लेते हैं। इसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस ले रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बच्चे घर पे हैं, आचार्य विद्यालय में या घर पे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस समय कोई लेक्चर चल रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो बच्चे उसमें जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। इसलिए अमिताभ जी ने इस तरीके से इसकी प्लानिंग की कि बच्चा जैसे ही क्लास में आएगा उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। अपने मोबाइल से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, टैबलेट से, जिस भी से वो यूज़र आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन करेगा उसकी अटेंडेंस लग जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाएगी। और जितनी देर बाद वो यूज़र आईडी पासवर्ड बंद करके बाहर चला जाएगा वो भी टाइम आ जाएगा। तो अगर 35 या 40 मिनट का लेक्चर है और 15 मिनट बाद बच्चे ने लेक्चर सुनना बंद कर दिया तो हम लोग ये जान जाएंगे कि 15 से 20 मिनट बाद उसने नहीं सुना। कुछ बच्चे हो सकता है मजबूरी की वजह से उस समय नहीं सुन पाए लेक्चर, लेकिन बाद में वो जो पढ़ाई यहाँ से होगी वो उनके पास मल्टीमीडिया फॉर्मेट में हर समय रहेगी रिवीजन के लिए। तो अगर उन्होंने दूसरे दिन भी उस लेक्चर को सुना तो हम लोग उसकी भी अटेंडेंस लगा रहे हैं
और हमें पता लग जाएगा कि बच्चे ने दूसरे दिन या तीसरे दिन उस चैप्टर को पढ़ लिया। इस ऐप को आपको अधिक से अधिक समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक परिवर्तन है और आने वाले समय में पूरे देश में 50% शिक्षण कोरोना काल के बाद भी ऑनलाइन ही कराना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक सीखना पड़ेगा, अधिक से अधिक समझना पड़ेगा। अब आप लोगों ने वीडियो खोल लिया क्या, जो लाइव ब्रॉडकास्ट है? कितने लोगों को खुल गया? हाथ उठाइए जब। सभी लोगों का लगभग खुल गया। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हैं ये लाइव ब्रॉडकास्ट किसी बाउंड्री में नहीं है। आप इसको 4 दिन बाद भी देखेंगे तो 4 दिन बाद आपको ये पूरा वीडियो फॉर्मेट में ऐसे ही लिंक मिलेगा। अब आप प्रशिक्षण में कौन लोग आए, किन लोगों ने बात करी, क्या बात करी, जब भी आप 6 महीने बाद सोचेंगे तब भी आप देख पाएंगे। और इसकी रिकॉर्ड कीपिंग हम लोगों ने 10 साल की व्यवस्था करी है। मतलब अगले 10 साल तक आप जो भी पढ़ाएंगे, जो भी कार्यक्रम जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सब आपको दिखेगा। आप अपने सारे परिचितों को भेज सकते हैं, सारे लोगों के बीच में इसे भेज सकते हैं और अपने आप को पुनः संकल्पबद्ध कर सकते हैं। और जब आपका संकल्प कमज़ोर होने लगे, मन में किसी तरह का नेगेटिव थॉट क्रिएट होने लगे, तो एक बार फिर से ये वीडियो सुनिएगा। तो यही एक काउंसलिंग है, यही एक अपब्रिंगिंग है, यही एक मोटिवेशनल स्पीच भी है। हम सब लोग जो अभी आपसे बात करेंगे, लगभग हर एक का उद्देश्य रहेगा कि हमारे सारे आचार्य मोटिवेट होके अपने पीक तक जो उनकी योग्यता है, आप सब लोग योग्य हैं तभी आप यहाँ आए हैं, क्योंकि काशी प्रांत में जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे उन्हीं को बुलाया गया, तो आप लोग उनमें से एक हैं और आपकी योग्यता अनंत तक जा सकती है। इस संकल्प के साथ आप यहाँ पे प्रशिक्षण लें और जाने से पहले ये संकल्प लेके जाएं कि ये क्वालिटी जो आपने दी है इसको और इम्प्रूव करना है, अगली बार और तैयारी से आना है। धन्यवाद। हम सभी को मालूम है कि विद्या भारती पूरे देश में जो हमारे विद्यालय चल रहे हैं, हम एक राष्ट्रीय उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं। उसमें हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इस देश का मूल विचार है, उसको लेकर हम संकल्पित हैं। आज हमें ये भी मालूम है कि नई शिक्षा नीति 2020 अभी भारत सरकार द्वारा अंगीकृत की गई है। इसके कुछ आंकड़े मैं इसका जो एक संकल्प है उसके साथ मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। सरकार का उद्देश्य है कि 2035 तक सारे बच्चों को हम जो उनकी शिक्षा है वो औपचारिक रूप से होनी है, यानी कि जो भी स्कूल सिस्टम है वो उस स्कूल सिस्टम में आ जाएंगे। इसी तरह हायर एजुकेशन के लिए भी एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य ये है कि अभी जो हायर एजुकेशन में GER है, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, वो है 26.3%। उसका मतलब ये है कि जितने भी हायर एजुकेशन में पढ़ने योग्य जनसंख्या है उसका 26.3% लोग हायर एजुकेशन में हैं। उसका जो GER है वो बढ़ा के 50% तक करना है, यानी कि लगभग 2 गुना होना है। अब उस पूरे कंटेक्स्ट को और हमारा जो ये सिस्टम बन रहा है, जो हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा देंगे, उससे देखकर भी उसको देखना चाहिए हमको, और उसको देखते हुए भी ये जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है उसको देखते हुए है।
औपचारिक शिक्षा केंद्रों में इन सारी ये जो एडिशनल आने वाले हैं, छात्र संख्या आने वाली है, उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो शायद इतने कम समय में तैयार ना हो पाए, जिसकी पूरी संभावना है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम ज़्यादा जनसंख्या को हम शिक्षित कर सकते हैं औपचारिक रूप से। ये उसमें बहुत बड़ी मदद करेगा। शायद इसके बगैर सब लोगों को शिक्षा देने का जो कार्य है वो सपना ही रह जाता अगर ये सिस्टम ना हो तो। वैसे ही हम समझ सकते हैं जैसे कि आज हम ये सोचें कि अगर रिजर्वेशन के लिए अगर सिर्फ खिड़कियों से टिकट देने होते तो कितनी लंबी लाइन लगती, लेकिन अभी आसानी से कहीं से भी टिकट ऑनलाइन सिस्टम की वजह से हो पा रहा है। ऐसे ही शिक्षा में होने वाला है कि ये जो अतिरिक्त लोगों को शिक्षा देनी है उसके लिए ये जो सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं ये बिल्कुल उसके लिए फिट है। बहुत सारे उसके एम्स हैं, उनमें से एक एम ये है जब हम ज़्यादा लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो गुणवत्ता का सवाल है, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन हम कितने लोगों को अच्छा पढ़ा सकते हैं? एक व्यक्ति की सीमा है, हम दिन में 4 या 5 क्लास पढ़ा सकते हैं। एक क्लास में 40, बहुत ज़्यादा हुए तो 80 बच्चे होंगे। तो हमारी जो सीमाएं हैं वो यहाँ टूट जाती हैं। हम कई हज़ार बच्चों को या लाखों बच्चों को अपनी जो बात है, जो अच्छे ढंग से कहने का हमारा तरीका है, समझाने का जो तरीका है, वो एक साथ सबको संप्रेषित हो सकता है। ये इसी माध्यम से संभव है। अभी तक क्या है कि हम 10 से 4 पढ़ाते हैं, एक फिक्स टाइम है। लेकिन जब यह डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम उपयोग करेंगे तो हम अपनी सुविधा से हमारे बच्चे, हमारे जो छात्र हैं, वो अपनी सुविधा से कभी भी और कितने बार भी वो देख पाएंगे। अभी क्या है कि एक बार आपने पढ़ा दिया, उसके बाद अगर दोबारा है तो फिर वो दोबारा जब क्लास होगी, जिसकी संभावना बहुत कम रहती है, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से ये संभव है कि हम उसी क्लास को बार बार देख सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो क्रांति होने जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी सब क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति हो गई है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भारत में अभी इसकी क्रांति होना बाकी है। और विद्या भारती ने पूरे देश में लगभग, और यहाँ तो कुछ देश से भी थोड़ा आगे हैं हम लोग, यहाँ पर हमने स्टूडियो इस्टेब्लिश कर लिए हैं, हमारे क्लास रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो इस मामले में हम अभी सबसे आगे हैं। लेकिन अभी चुनौतियाँ भी बहुत हैं, बहुत सारे प्रश्न आएंगे सामने, बहुत सारी तकनीकी चुनौतियाँ भी आएंगी, बहुत सारी सामाजिक चुनौतियाँ भी आएंगी। लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा जो संगठन है और हमारा जो विचार है वो इतना व्यापक है, उसमें किसी तरह की संकीर्णता नहीं है, उसमें समाज के हित की बात है, उसमें देश की हित की बात है। इसलिए हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा जो सैक्रिफाइस करेंगे वो इतना ज़्यादा होगा कि हम निश्चित रूप से इसमें सफल होने वाले हैं। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी समर्थता है, हमारा जो कोर एरिया है, वो शिक्षा ही है। दुनिया में जो बड़े बड़े देश हैं, जो बड़े आधुनिक देश हैं, जो प्रगतिशील देश हैं,
उनमें जो लोग पढ़ने जाते हैं और जो पढ़ाने जाते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि वो उनमें भारतीयों की संख्या और चाइनीज की संख्या सबसे ज़्यादा है। आज जब हमारे यहाँ ये क्रांति होने जा रही है तो निश्चित रूप से अब दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे और यहाँ से जो लोग बाहर पढ़ाने जाते थे उनको पढ़ाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो यहाँ ही ऐसे ऐसे संस्थान बनने वाले हैं जो यहाँ से रह के भी दुनिया को वो पढ़ा सकेंगे। आज के इस अवसर पे हम सभी इसके एक उपकरण के तौर पे काम करेंगे और इसमें सफल होंगे, ऐसा ही विश्वास और ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय। हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नवनीत सहगल जी आ चुके हैं। लगभग 11:30 बजे जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो उस समय आप मुख्यमंत्री जी के पास थे, लेकिन लगातार उधर से खबर आ रही थी कि हम आएंगे, पहुंचेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। आदरणीय मुख्य अतिथि जी वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद के साथ में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सूचना, MSME के प्रमुख सचिव और खादी ग्रामोद्योग के भी प्रमुख सचिव हैं। हमारे विद्यार्थी जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अभी स्किल का प्रशिक्षण लेंगे, तो हम लोग ग्रामोद्योग को जो बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध हैं, उसमें आपका सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। संपूर्ण देश में हमारे 14,000 विद्यालय हैं। अनौपचारिक विद्यालयों को मिला लें तो लगभग 25,000 विद्यालय हैं देश भर में। 35 लाख विद्यार्थी और 1.5 लाख आचार्य भी हैं। और विद्या भारती विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी संस्थान है और इसके मुकाबले में जो दूसरा संस्थान देश में आता है उसके पास 2.25 लाख विद्यार्थी हैं। हम लोग 35-36 लाख शेड्यूल्ड स्कूल के विद्यार्थी और सब मिला जुला के 55-60 लाख लोगों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए मैं श्री भास्कर दुबे जी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, विद्या भारती की संरचना के हिसाब से सह संयोजक विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश, और हम लोगों की पत्रिकाओं के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री भास्कर दुबे जी, अंग वस्त्र और मास्क देकर मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कर। खादी का हम लोग जो खादी ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सभी विद्यालयों। श्री भास्कर दुबे जी से आग्रह है कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रताप सिंह जी का भी अंग वस्त्र और मास्क देकर सम्मान करें। पूरे देश में हमारा ये पहला ऐप है जो पूर्णतः स्वदेशी है, और स्वदेशी होने के साथ इसमें सारा कंटेंट और सभी कुछ हम लोगों ने पहले ऐसे हैं जो रख के पढ़ाई शुरू की है। इसके अलावा जितने भी क्लेम हो रहे हैं देश भर में, वो या तो गूगल क्लासेस पे पढ़ा रहे हैं, या गूगल मीट पे पढ़ा रहे हैं, जूम पे पढ़ा रहे हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ा रहे हैं। अपने ऐप लोगों के पास नहीं है रेगुलर टीचिंग के लिए। हमारा ये कंप्लीट वर्चुअल ऐप है, और इस कंप्लीट वर्चुअल ऐप में हमने वर्चुअल स्कूल को पूरी तरह से जोड़ लिया है। सामने जो हमारे आचार्य बैठे हुए हैं, ये काशी प्रांत संघ की संरचना के हिसाब से
हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 प्रांत आते हैं। हम जहाँ पे बैठे हैं ये अवध प्रांत है, कानपुर प्रांत है जिसमें झांसी ललितपुर तक के ज़िले आते हैं, काशी प्रांत है जिसमें बलिया तक का पूरा एरिया है, और इसके बाद गोरख प्रांत है जिसका केंद्र गोरखपुर है। तो आज काशी प्रांत के आचार्य हैं, ये डिजिटल लर्निंग के लिए प्रशिक्षण लेने आए हैं। 5 दिन के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आज उद्घाटन है। इसी भवन पे ऊपर के खंड में पूरा हम लोगों का डिजिटल लर्निंग सेंटर है, जो अभी आपको हम लोग दिखाएंगे भी। और ये अपने आप में अकेला है, भारतवर्ष में अकेला है, और पूरी तरह से फंक्शनल होने के बाद ये अकेला है। इस समय पूरा कार्यक्रम हम लोग लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं, और हमारे सारे विद्यार्थी, आचार्य सब लोग इसको देख भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम IAS अधिकारियों में से एक आदरणीय नवनीत सहगल जी हम सबके मध्य हैं। सरकारें कोई भी हों, परंतु जन सरोकारों को उच्च प्राथमिकता देने वाले ऐसे अधिकारी आदरणीय सहगल जी हैं। जो भी विभाग इनके पास है उसमें उच्चतम उपलब्धि देते हैं, बहुत व्यस्त हैं, अनेक विभागों का महत्वपूर्ण दायित्व है उनके पास, परंतु समय निकालकर कृपापूर्वक हम सबके बीच हैं वो। मैं उनसे आग्रह करता हूं आज के इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। माफ़ करिएगा, पहले तो मुझे थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि आप जानते हैं इधर जो घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं, कुछ लोग प्रदेश में जातीय वैमनस्यता पैदा करके अपने स्वार्थों को सिद्ध करना चाहते हैं। और जब भी इस तरह की बातें आती हैं तो हमें अंग्रेज़ों का काल याद आ जाता है कि वो उन्होंने इस देश पे सत्ता कैसे की, समुदायों को भिड़ाया, धर्मों को भिड़ाया, सबको आपस में लड़ाया, और खुद चौधरी बन के उन्होंने सत्ता की। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग तकनीक से जुड़ के अपने संदेश को, अपने मूल्यों को, सिद्धांतों को और ऐसी शिक्षा को कि जो कि रोज़गार से जोड़ रही है। देखिए, हमारे देश में सबसे जो उचित मॉडल है विकास का, जो सबसे बेस्ट मॉडल है, महात्मा गांधी जी ने जिसके बारे में बोला, जिसके बारे में उन्होंने आगे प्रचार किया, वो है ग्रामोद्योग का। कि आप जहाँ हैं, जहाँ रहते हैं, वहीं पर ही कोई अगर आप काम कर सकते हैं, रोज़गार कर सकते हैं, कोई आप हाथ से काम कर सकते हैं। ग्रामोद्योग में छोटे छोटे उद्योग हैं जो कि हर प्रतिदिन आपकी दिनचर्या में आदमी के काम आते हैं। कोई तेल की चक्की है, कोई आटा मिल है, कोई इस प्रकार के ऐसे उद्योग हैं जो कि वहाँ पर चलाए जा सकते हैं, जो कि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वो एक मॉडल ऐसा है कि जिसमें पैदावार भी खेत की वहीं होती है, खरीदी भी वहीं जाती है और उपभोग भी वहीं हो जाती है। तो उसके लिए किसान को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, ना बेचने ना खरीदने। और हमारा जो अधिक से अधिक रोज़गार है वो उसी पे आधारित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा उन्होंने भी दिया है आत्मनिर्भर भारत का, मैं इधर कुछ दिनों से इतिहास पढ़ रहा था, तो मैं इतिहास का छात्र नहीं हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने जो है वो हिसाब किताब सीखा है। तो लेकिन वो इतिहास एक बहुत रोचक जो है, जो दुनिया का इतिहास है, अगर वो पढ़ें तो दुनिया के इतिहास में जितनी यूरोपीय देश हैं वो एशिया के देशों से आगे तरक्की कर रहे थे। जो बोलते हैं कि पाषाण युग, स्टोन एज जो था, और उसके बाद वो इंडस्ट्रियल एज आया और ये सब आया, तो यूरोपियन देश जो हैं वो आगे थे। और उन यूरोपियन देशों ने कैसे इकोनॉमी के थ्रू, आर्थिक गतिविधियों के थ्रू के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से कैसे कैसे वो आए भारत में, चीन में, ऐसे बड़े देशों में जैसे जैसे वो आए, वो धीरे 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 वो उन्होंने हम लोगों को अपने उद्योग पे, अपने पदार्थ पे जो प्रोडक्ट वो बनाते थे वहाँ पर यूरोप में या अमेरिका, बाद में अमेरिका भी आया,
कैसे हमको उन्होंने अपने ऊपर निर्भर बना लिया कि हमारा जो बरसों का, जो कई युगों का जो हमारा विज्ञान था, साइंस थी, जो उद्योग था, वो सब उनकी नकल करके उनकी तरह होने लगा। और चूंकि पूंजी वो लाए थे तो वो हमको सबको उन्होंने अपना आदी बनाकर और धीरे धीरे वो उन्होंने राजनीतिक भी सत्ता इस पूरे क्षेत्र में हासिल कर ली। मैं अब देखता हूँ कि वो ही प्रक्रिया फिर से दोहराई जा रही है। कैसे? कुछ बड़े देशों ने मिलकर विश्व व्यापार संगठन बनाया। अब विश्व व्यापार संगठन में उन्होंने ये सब देशों को मजबूर किया हुआ है कि वो अपने देश में सामान के आने जाने में, बहुत व्यापार के आने जाने में बहुत पाबंदियां नहीं लगा सकते। तो ऐसे में ऐसे देश जो तकनीक में आगे हैं, अपनी लागत कम कर सकते हैं, वो हावी हो रहे हैं उत्पादों पर। और जब वो हावी हो जा रहे हैं तो अगर ऐसे देश जहां वो आ रहा है वो अपनी क्षमता छोड़ के उन्हीं पे पूरी तरह से निर्भर हो जा रहे हैं, तो वो किसी भी दिन बंद करके आपको पंगु बना सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है इस समय कि आवश्यकता है कि हम लोग आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक है कि हम ग्राम उद्योग पे जोर दें। और ये आत्मनिर्भरता आर्थिक नहीं है, ये आपके स्वत्व की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है कि हमारा एग्जिस्टेंस भी रहेगा नहीं रहेगा इधर। क्योंकि अब जो आर्थिक संपन्नता है यूरोप की या अमेरिका की, और जो मुद्रा के भाव में इतने अंतर हैं कि अगर वहाँ का $1 यहाँ 70 रुपये के बराबर होता है, तो हम लोग तो अगर खुद को सेल्फ सस्टेनिंग नहीं बनाएंगे, खुद को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तो वो सब लोग एक दिन बेच के खा जाएंगे। कहाँ है, हमारा मुकाबला ही नहीं है उनके साथ। तो इसलिए आवश्यक है, और बड़ी खुशी है कि आपने इस ग्राम उद्योग के इस कार्यक्रम में जो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं उसमें आपने तकनीक को जोड़ा है। कोरोना काल में बहुत मुश्किल हो रहा है सबका घर से निकलना, और विशेषकर ऐसी क्लासेस में जाना जहाँ जाकर शिक्षा प्राप्त करना। तो हर चीज़ अब धीरे धीरे ऑनलाइन हो रही है। उसका बड़ा लाभ भी है, मैं आपको बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना हमारी है विश्वकर्मा श्रम कल्याण योजना, जिसमें कि वो परंपरागत जो हमारे शिल्पी हैं, लुहार है, कुम्हार है, मोची है, हलवाई है, दर्जी है, नाई है, इस तरह के जो परंपरागत हमारे जो गाँव में, देहात में, कस्बों में काम करते हैं लोग, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि वो उसी विधा में जिसमें वो काम कर रहे हैं उसमें बेहतर कैसे हो सके, और उनको एक आधुनिक उपकरण देते हैं उन्हीं की विधा से संबंधित, ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके। तो पहले तो ये होता था एप्लीकेशन आती थी, होता था, तो इस बार हमने कोरोना की वजह से ऑनलाइन कर दिया। आप यकीन करोगे हमारे वाले जो कर्मचारी हैं उनको 20,000 25,000 लोग नहीं मिलते थे प्रदेश में जो इस तरह वाले जो ट्रेनिंग लेने वाले होते थे प्रशिक्षण। इस बार जब ऑनलाइन किया तो 1,20,000 लोग आ गए। तो इसका मतलब तकनीक आपकी पहुंच को बढ़ाता है, तकनीक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है। और इस समय में जब कोरोना का संकट है, एक आने जाने का आपकी बहुत प्रतिबंध है, नहीं आ जा सकते, तो सबसे बेहतर यही है। अब विभागों ने भी, प्रदेश सरकार का ये प्रयास है, विभागों ने भी सब योजनाएं ऑनलाइन करनी शुरू कर दी हैं। आप कहीं पर भी बैठ के अपना नेट से आप किसी भी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी योजना में लाभ उठा सकते हो। तो बहुत अच्छा ये प्रयास है, और मेरी शुभकामनाएं कि ये सफल हो और इस तरह से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। आप अपने सिद्धांतों के, आपने आदर्शों के, मूल्यों की जो जिसको आपने रोज़गार के साथ जोड़ा है, बहुत ही बढ़िया प्रयास है। और ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल उसको पूरा करेगा, मेरी ये उम्मीद है। धन्यवाद।
विद्या भारती के संदर्भ में अनेक चीज़ें सामने आई हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय भूमिका निभाने वाला ये संगठन है। भारत में जो शिक्षा थी वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा थी। जो भी देश विदेश के जो विद्यार्थी आते थे, शिक्षा लेते थे, ग्रहण करते थे। इसी संदर्भ को लेकर इस कोरोना काल में जो रज्जू भैया उच्च शिक्षा तकनीकी संस्थान के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है। प्रथम चक्र में हमारे कानपुर प्रांत के सभी बंधु भगिनी आए थे। ये द्वितीय चक्र है। इस द्वितीय चक्र में काशी प्रांत के बंधु उपस्थित हैं, प्रशिक्षण लेंगे और वह अपना अनुभव हम सबके सामने रखेंगे। इस कार्यक्रम में आभार प्रकट करने के लिए कहा गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के नाते आदरणीय नवनीत जी संघल हम सबके मध्य हैं। इनके आप यहाँ के जिलाधिकारी भी रहे हैं। विभिन्न पदों को आपने सुशोभित किया है, जिस जिम्मेदारी को दिया है उसको बड़ी श्रेष्ठतापूर्ण ढंग से निभाया है। उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कोई समय समय पर आकर के हम सबके साथ आएँ और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। हमारे मध्य हमारे क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय जयप्रताप सिंह जी शिक्षा के क्षेत्र में लगे हैं। सदैव आप हम सबके मध्य आकर के हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय हेमचंद जी भाई साहब, जिनका जीवन ही एक श्रेष्ठ जीवन है, जो आचार्य पद से लेकर के वर्तमान में हम सबका मार्गदर्शन क्षेत्रीय संगठन मंत्री के नाते करते हैं, वह सदैव हम सबके साथ शुभाशीष प्रदान करते रहें, ऐसी अपेक्षा है। आदरणीय सौरभ जी, जो इस तकनीकों को पूरा एक साकार रूप दे रहे हैं, पूर्णतः पूरा समय लगा करके इस काम को खड़ा कर रहे हैं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय दिनेश जी, जो हमारे क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रमुख हैं, जो इस कार्य का संचालन कर रहे हैं, उनके प्रति भी मैं आभारी हूँ। आदरणीय बहन रेखा चूड़ासमा जी, जो हमारी अखिल भारतीय बालिका शिक्षा की संयोजिका हैं और हम सबके मध्य कई दिनों से हैं, वो यहाँ पधारी, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अमिताभ जी, जो इस तकनीकी को खड़ा कर रहे हैं, उनके प्रति भी धन्यवाद। आदरणीय राजेंद्र जी, जो इस प्रदेश के प्रतिनिधक हैं, विभिन्न व्यवसायों में जो हमारा सहकार कर रहे हैं, उनके प्रति भी आभार। आदरणीय योगेश जी भाई साहब हैं, अन्य बंधु जो शिक्षा तकनीकी में लगे हैं, इनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। सभी जो प्रतिभागी हैं, जो अपना समय निकाल कर आए हैं और इस काम को एक साकार रूप देने वाले हैं, उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।